अब हम जिस जर्मन विद्वान की बात करेंगे वो है ऑटो श्लूटर। और ये विद्वान एक ऐसा विद्वान है जो पुनः उसी पैशल और दरलैंड के ट्रेडिशन से प्रभावित है। तो ये फिर वही आर्ग्यूमेंट रखेंगे कि हमें भूगोल के अंदर भौतिक तत्वों पर संकेंद्रित होना चाहिए, क्योंकि हम यदि भूगोल को वैज्ञानिक स्वरूप देना चाहते हैं तो हमें मानवीय तत्वों से थोड़ा दूर जाना होगा। ठीक है, उसी उपागम से ये है, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफर है। इनका जो काम है वो है भूदृश्यों के भूगोल भूदृश्यों के विज्ञान के रूप में, ज्योग्राफी एज एज लैंडशाफ्ट कुंडे। लैंडशाफ्ट कुंडे का शब्द आपको पता होगा, ये बहुत बहुत पॉपुलर रहा है जर्मनी के अंदर, है ना। और ये बेसिकली लैंडशाफ्ट कुंडे का मतलब ही ये है कि भूदृश्यों का विज्ञान या भूदृश्यों का अध्ययन, ठीक है, या भूदृश्यों के अध्ययन को एक क्षेत्रीय परिदृष्टि में लेकर आगे बढ़ना, वही है लैंडशाफ्ट कुंडे। ठीक है, तो ये विद्वान जो है ये 1872 से 1952 के पीरियड में थे। और इन्होंने श्लूटर ने जो उपागम स्थापित किया था बहुत पुरजोर उसके साथ रिश्तोफन और हैटनर ने, इन्होंने क्या किया, फिर से उसके रिवर्स बात की। तो हैटनर ने प्रादेशिक भूगोल के अपने आदर्श प्रारूप में प्राकृतिक तत्वों की निर्णायक भूमिका पर आवश्यकता से अधिक बल दिया था, जिससे उनकी अध्ययन पद्धति में मानव क्रियाकलापों और सांस्कृतिक भूदृश्यों को समुचित महत्व नहीं मिल पाया था। हालांकि वो जब बात करते हैं भूगोल की, उस समय वो इन दोनों को बराबर बराबर लेकर चलने की बात करते हैं। वो इन दोनों में किसी को कम या किसी को ज्यादा लेकर चलने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन कई बार राइटिंग्स में हमें एक विशेष तरफ झुकाव देखने को मिलता है, और वो झुकाव हेक्टर के यदि बारे में हम बात करें तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रबल दिखाई देता है प्राकृतिक तत्वों की निर्णायक भूमिका के ऊपर। और इसके बाद जब हम देखते हैं कि आगे का भूगोल जब जर्मनी में आगे बढ़ता है, तो देखो 1885 में विमर द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, ऐतिहासिक भूदृश्यों का भूगोल। ठीक है, उसमें उन्होंने सर्वथा अलग संकल्पना प्रस्तावित की, जिसे ऑटो श्लूटर ने पुनर्जीवित किया। अब इसके अब टाइटल देखिए, ऐतिहासिक भूदृश्यों का भूगोल। तो बेसिकली हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिकल लैंडफॉर्म्स। अब ज्योग्राफी ऑफ दिस ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिकल लैंडफॉर्म्स की जब ये बात कर रहा है, तो ये बहुत हद तक केवल और केवल फिजिकल एलिमेंट्स को ही अपने अध्ययन में कंसिडर कर रहा है। किसकी बात कर रहे हैं हम? विमर की। और कब बात कर रहे हैं? 1885 की। ठीक है, तो ये वो टाइम था जब आगे आकर जब श्लूटर जब स्कॉलर के रूप में जुड़े, तो उन्होंने क्या किया, इसी हाइपोथेसिस को पिकअप किया। ठीक है, इसी हाइपोथेसिस को पिकअप किया। इस हाइपोथेसिस के अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि लैंडफॉर्म जो लेते हैं ना, हम उनके 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 इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं कि भाई लैंडफॉर्म्स जो है ना वो कैसे ऐतिहासिक काल में कैसे विकसित होते हैं। वो अप्रोच, उस अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हाले विश्वविद्यालय में किरचॉफ के व्याख्यानों से वो प्रभावित थे, और श्लूटर ने जर्मन इतिहास व संस्कृति का अध्ययन छोड़कर भूगोल का अध्ययन प्रारंभ कर दिया था। शुरू में वो बेसिकली हिस्ट्री के स्कॉलर थे। 1895 में रिस्तोफन के साथ अध्ययन के लिए बर्लिन भी गए थे। 1806 में प्रकाशित श्लूटर का लेख मानव केंद्रित भूगोल के उद्देश्य उनकी चिंताधारा की परिणति था। इस लेख में श्लूटर ने भूगोल की एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार भूगोल भूदृश्यों का अध्ययन है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स। क्लियर? हालांकि टाइटल क्या है? मानव केंद्रित भूगोल के उद्देश्य। और बेसिकली कौन सी अप्रोच को वो वहां पर स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? वो ये है कि भूगोल
भूदृश्यों के अध्ययन पर ही केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, तो इस टाइटल को लेने के बावजूद भी वो इस टाइटल को लेकर जब आगे बढ़ता है तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचता है कि ज्योग्राफी के अंदर वी मस्ट फोकस ऑन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरियाज, वी मस्ट फोकस ऑन लैंडफॉर्म्स ऑफ पर्टिकुलर एरियाज। ठीक है, तो बेसिकली ये दिस इज अ रिवाइवल ऑफ वीमर्स हाइपोथेसिस। ये बेसिकली जो विमर की परिकल्पना थी उसका रिवाइवल है, उसका पुनर्जीवन है। श्लूटर के अनुसार भूगोल के अध्येताओं को पृथ्वी की सतह पर मात्र उन तत्वों का अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिनको इंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके। ठीक है, दैट मीन्स वी मस्ट कंसंट्रेट ओनली एंड ओनली ऑन ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स एंड एलिमेंट्स। हमें केवल उन्हीं तत्वों और तथ्यों पर केंद्रित रहना चाहिए जिनका मापन संभव हो, जिनको हम इंद्रियों से महसूस कर सकें। ठीक है ना, बिकॉज वॉट एवर वी कैन सेंस दैट वी कैन से दैट दिस इज ऑब्जर्वेबल, राइट। तो अब ह्यूमन बिहेवियर की बात करो तो दैट 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 कैन नॉट बी सेंस्ड, उसको हम सेंस नहीं कर सकते, है ना। तो भूगोल का अध्ययन प्रत्येक क्षेत्र में इंद्रियानुभूत भूदृश्यों की समग्रता पर केंद्रित होना चाहिए। इंद्रियानुभूत का मतलब ये होता है ऑब्जर्वेबल। ठीक है, सो वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन द observable the integration or the integrity of landforms in a particular area। हमें किसी भी क्षेत्र में जो भी एक समग्रता है भूदृश्यों की, ठीक है, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसी पर केंद्रित रहना चाहिए। यही हमारे भूगोल का मूल उद्देश्य है। किसी भी क्षेत्र में आंखों से उद्भूत की जाने वाली दृश्य सत्ता की समष्टि, समष्टि मतलब उसको पूरे को एक साथ एकाग्रता में देखना। आंखों से अनुभूत की जाने वाली का मतलब ये होता है विच यू कैन सेंस, विच यू कैन ऑब्जर्व थ्रू आईज, बिकॉज वी हैव 5 डिफरेंट काइंड ऑफ सेंसेस, आई इज वन आउट ऑफ दैट, उसमें से एक है। तो किसी भी क्षेत्र में आंखों से उद्भूत की जाने वाली दृश्य सत्ता मतलब वॉट एवर यू कैन सी फ्रॉम योर आईज, ठीक है, दृश्य सत्ता की समष्टि को स्लूटर ने भूदृश्य अथवा लैंडस्केप या लैंडशाफ्ट का नाम दिया। ठीक है, जो आप महसूस कर सकते हो वही भूदृश्य है। ठीक है, और उसी का अध्ययन आपका ध्येय होना चाहिए। श्लूटर ने अपनी भौगोलिक संकल्पना में समय की भूमिका को समुचित महत्व दिया। Why? Because he was influenced by the Wimmer's approach, and Wimmer studied the landforms in relation to time। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो भूदृश्यों के इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ऐतिहासिक भूदृश्यों का भूगोल, उनकी पुस्तक का नाम है ज्योग्राफी ऑफ हिस्टोरिकल लैंडस्केप्स। So when he is talking about a landscape, he is studying that particular landscape with with a time frame and with a temporal approach, है ना। तो उस दृष्टि के साथ वो इसको पढ़ रहे हैं। तो वही दृष्टि, क्योंकि इसी से प्रभावित था श्लूटर, तो वही दृष्टि श्लूटर की दृष्टि भी बननी स्वाभाविक है। इसीलिए श्लूटर क्या कह रहा है कि श्लूटर ने अपनी भौगोलिक संकल्पना में समय की भूमिका को समुचित महत्व दिया, क्योंकि जो भी हिस्टोरिकल अप्रोच वाले लोग होते हैं वो निश्चित रूप से समय की महत्ता को बल देकर ही आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भूदृश्यों को सांस्कृतिक भूदृश्य तथा प्राकृतिक भूदृश्य में विभक्त किया कि भूदृश्य 2 तरह के हो सकते हैं, एक सांस्कृतिक भूदृश्य और एक प्राकृतिक भूदृश्य। और श्लूटर के अनुसार भूदृश्यों के अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक तत्वों के वर्गीकरण, वितरण और उनकी क्षेत्रीय पारस्परिकता की व्याख्या तक सीमित नहीं है, अपितु उसका उद्देश्य उनके क्रमिक ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में उनकी अंतर्भूत
विशिष्टताओं की समीक्षा करना है। That means when you are studying landforms, when you are studying landscape, so that doesn't mean that you describe the landscape how it is oriented currently, and how you are perceiving that this landscape currently. Okay, that is not a complete interpretation of landforms of a particular region. So when you are studying landforms in a particular region, then you must concentrate on the sequential historical development of landforms in that particular area. आप किसी भी क्षेत्र में भूदृश्यों का अध्ययन कर रहे हो तो आपको ऐतिहासिक उपागम अपनाना चाहिए, जिसके अंतर्गत ऐतिहासिक काल में किस तरह से भूदृश्यों के विकास ने स्थान लिया है, उसको आपको गहराई से समझकर और उनकी विशिष्टताओं का वर्णन भूगोल के अंदर, भौगोलिक लेखनी के अंदर करना चाहिए। ऐसा श्लूटर का मानना था। ठीक है, हम यदि इसको बिल्कुल सार में देखें तो हमें श्लूटर के बारे में ये ध्यान रखना है, he gave more focus on physical aspects of the surrounding or physical aspects of a particular region, ज़्यादा भौतिक तत्वों पर भारण दिया। ठीक है, भौतिक तत्वों की आपसी अंतरक्रिया के अध्ययन पर ज़्यादा भारण दिया। ये वीमर की संकल्पना से प्रभावित थे। वीमर की संकल्पना से प्रभावित होने के कारण इनका ज़्यादा फोकस लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट के ऊपर था। इसलिए क्योंकि ये लैंडफॉर्म्स के डेवलपमेंट को भौगोलिक अध्ययन का केंद्र मानते थे या भौगोलिक अध्ययन का उद्देश्य मानते थे, इसीलिए ये टाइम फ्रेम को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, समय को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे, और किसी भी क्षेत्र में भूदृश्यों के अध्ययन में इनकी ये सोच थी कि हमें भूदृश्यों के ऐतिहासिक विकास को गहराई से समझना चाहिए, उस विकास की प्रक्रिया को समझना चाहिए, और उसके आधार पर उस प्रदेश में किस प्रकार विशिष्टताएं स्थान लेती है उन पर हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब कुछ और कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनका नाम भी हमें लेना चाहिए जब हम मॉडर्न जर्मन कंट्रीब्यूटर्स की चर्चा करते हैं, तो उनकी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चर्चा करना उचित होगा। हालांकि इनमें से कई विद्वानों को हम आगे जाकर बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से करेंगे। देखिए, उसमें एक विद्वान आते हैं अल्ब्रिच पैंक। अल्ब्रिच पैंक की जब हम बात करते हैं तो ये वो विद्वान हैं जर्मनी के जिन्होंने भू आकृतिक विज्ञान की संकल्पना दी थी। हालांकि उससे पहले भू आकृतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम हो रहा था, लेकिन भू आकृतिक विज्ञान को एक स्वरूप देने में, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ साथ इन्होंने भूदृश्यों के विकास के सिद्धांत भी दिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंडफॉर्म इवोल्यूशन। ठीक है, और ये लगभग उसी ट्रेडिशन से काम कर रहे थे इसमें जिस अप्रोच से वीमर ने अपना काम प्रस्तुत किया। इसके बाद इन्होंने एक बहुत इनका एक अद्वितीय योगदान है भूगोल में, वो ये है कि इन्होंने ये जो हम धरातल पत्रक इस्तेमाल करते हैं, आप लोग प्रैक्टिकल्स वगैरह में भी ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स देखते हो आप उनको, तो ये वही विद्वान था जिसने टोपोग्राफिकल मैप्स का आइडिया रखा था। ठीक है, तो उसके बाद फिर वो इस दिशा में काफ़ी प्रगति हुई। दूसरे विद्वान जिनका नाम यहाँ पर लेना उचित रहेगा वो है वॉल्टर पैंक। आप जानते हो कि जो डेविस का जो सिद्धांत था साइकिल ऑफ इरोजन का, उसको बहुत स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था पैंक ने, और एक ऑल्टरनेट मॉडल दिया था। उस ऑल्टरनेट मॉडल में उन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से स्लोप इवोल्यूशन के साथ साथ, है ना, अर्थात ढाल विकास के साथ साथ किस प्रकार से जो अपर्दन की प्रक्रिया है, साइकिल ऑफ इरोजन है, वो आगे बढ़ता है। ठीक है,
और ये सबसे ज़्यादा विरोधी थे डेविस की समय संबद्ध जो संकल्पना थी अवस्था की, जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेज था, क्योंकि यू हैव सीन द ट्रायो ऑफ डेविस, आपने आपने डेविस के त्रिकट जो है उनको पढ़ा होगा, और उनमें तीन है, उसमें स्टेज, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है, अवस्था, संरचना एवं प्रक्रम, ये डेविस के त्रिकट हैं। इनमें दो पर ज़्यादातर विद्वान जो है वो सहमत थे, और वो थी संरचना और प्रक्रम। जिस पर सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था, सबसे ज़्यादा आलोचना हुई थी, दैट वाज स्टेज, ठीक है, स्टेज, अवस्था। ये जो समय संबद्ध अवस्थाएं बताई थी डेविस ने, उनका वॉल्टर पैंक ने विरोध किया था, और इन्होंने उसके ऑल्टरनेट के रूप में इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट डेवलपमेंटल फेजेस बताए, है ना, रादर देन स्टेजेस के, ठीक है, जिसमें हम जानते हैं ग्लिक फार्मिंग, इट्विक्लुंग, है ना, और ये जो तीन उन्होंने बांटे, और फिर उन्होंने क्या किया, जो सेकंड था उसको उन्होंने फर्दर ABC 3 में डिवाइड किया, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने कहीं भी अपने सिद्धांत के अंदर डेविस ने जिस तरह से अवस्थाएं बताई थी, समय संबद्ध अवस्थाएं, स्टेजेस बताई थी, उनको उन्होंने स्थान नहीं दिया। उन्होंने बढ़ते विकास की स्थिति, स्थिर विकास की स्थिति और घटते विकास की स्थिति को लेकर अपनी संकल्पना को आगे बढ़ाया था। जब हम, और इसको हम काफ़ी डिटेल में करेंगे जब हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर इन सारी बातों की चर्चा करेंगे, जब हम स्लोप एवोल्यूशन की बात करेंगे, तब ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में आती हैं। अब हम बात करते हैं व्लादिमीर कॉपिन की। बेसिकली ही वाज रशियन बोर्न जर्मन, ठीक है। तो ये जन्म इनका रशिया में हुआ था, पर इनका काम जो है उन्होंने जर्मनी में किया था। तो इन्होंने, इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था क्लाइमेट के क्षेत्र में, क्लाइमेटोलॉजी के क्षेत्र में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है कॉपिन ने। और इनका जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं रीजनल स्टडीज़ में, एंड दैट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट। इन्होंने क्या किया कि विश्व की जलवायु को सुनियोजित ढंग से वर्गीकृत करने का पहला सबसे सशक्त कदम उठाया था, ठीक है। तो इन्होंने जो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड क्लाइमेट दिया था, एंड यू नो वेरी वेल कि इंग्लिश के सिंबल्स लेके और किस तरह से वेजिटेशन को एक बहुत बड़ा आधार मानकर किस तरह से इन्होंने पूरी वर्ल्ड क्लाइमेट को क्लासीफाई करके और वर्ल्ड मैप के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन्स को दिखाने का प्रयास किया था। इसके बाद एक और विद्वान आते हैं, गेरहार्ड स्कॉट। ये वो विद्वान हैं जिन्होंने समुद्र विज्ञान में बहुत योगदान दिया। इनका सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो ओशनोग्राफी में है, ठीक है। इन्होंने बात की थी कि जो समुद्रों में जो जितनी भी गतियां पाई जाती हैं, ठीक है, बीट ओशनिक करंट्स और टाइड्स, ठीक है, सुनामीज, जो भी ओशनिक मूवमेंट्स और मोशन होते हैं, ठीक है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है, उनके उन मोशंस के बारे में बताया। इन्होंने सी वाटर टेम्परेचर के बारे में स्टडीज़ दी। इन्होंने ओशनिक सैलिनिटी के बारे में बताया, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट ओशंस में जो रिफ्लेक्शन ऑफ कलर्स आते हैं उनको बताते हुए उनका डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश की कि अलग अलग स्थानों पर ये जो ओशनिक पार्ट है इनमें इस तरह के रिफ्लेक्शंस हमें क्यों देखने को मिलते हैं। ओशनिक डिपॉजिट्स के बारे में बताया, और इन्होंने जो हमारे सी बॉटम्स है, ओशन बॉटम्स है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन का भी अध्ययन किया कि भी वो कैसे हैं, उबड़ खाबड़ हैं, समतल हैं, कैसे हैं। ओशनिक क्लाइमेट्स के बारे में बात की, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ओशन बेसिन्स की बात की कि भाई जो तली है महासागरों की, वो तली जो है वहाँ पर हमें किस तरह की भूगर्भिक विशेषताएं देखने को मिलती है ना, वहाँ की चट्टानों में। उन्होंने ओशनिक जो लाइफ है, जो मेरीन लाइफ है,
उसको भी एक्सटेंसिवली बताने की कोशिश की थी। और इसके साथ साथ उन्होंने समुद्री क्षेत्रों में जो व्यापारी मार्ग है उनका तो वर्णन किया ही किया, उसके साथ साथ समुद्री क्षेत्रों में से गुजरने वाले जो हवाई मार्ग हैं उनको भी विस्तार से वर्णित किया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्कॉट ने ओशनोग्राफी की जो ब्रांच है उसको बहुत कंट्रीब्यूशन दिया और उसके अध्ययन को आगे बढ़ाया। वॉल्टर क्रिस्टालर की बात आती है। वॉल्टर क्रिस्टालर के काम से आप सब फेमिलियर हैं। और यहीं पे एक और विद्वान है वॉन्थ्यूनेन, ठीक है, उनकी भी चर्चा करनी उचित रहेगी, क्योंकि ये कहीं न कहीं ये जो दोनों विद्वान हैं ये लोकलाइजेशन की बात करते हैं, लोकेशनल एनालिसिस की बात करते हैं। तो उसमें जो वॉन्थ्यूनेन है वो तो बेसिकली कृषि के अवस्थितीकरण की बात करता है, ठीक है। तो लोकेशनल एस्पेक्ट्स बताता है रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है, किस तरह से जो लैंड यूज है, एग्रीकल्चरल लैंड यूज है, वो किस तरह से सिटी सेंटर से जैसे जैसे हम दूर जाते हैं तो हम उसके अंदर एक शिफ्ट देखते हैं, ठीक है। और क्रिस्टोलर ने जो सेंट्रल प्लेस थियरी दी थी, जो केंद्रीय स्थान सिद्धांत दिया था, उसमें इन्होंने हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स की बात की थी, ठीक है, किस प्रकार से हमें अधिवासों में पदानुक्रम देखने को मिलता है उसकी बात की थी। और उन्होंने इस सिद्धांत के अंदर, जिसको हम सेटलमेंट ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और इस सिद्धांत को हम इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने विभिन्न जो सेटलमेंट्स है किसी भी एरिया में, ठीक है, वो आइडियली किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं उसको बताने की कोशिश की। और उसके साथ साथ इन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी के अंदर ये बताने की कोशिश की कि इसमें जो हायरार्की हम देखते हैं उस हायरार्की में जो लोअर ऑर्डर सेटलमेंट्स हैं, ठीक है, वो सेटलमेंट्स यदि हम उनकी बात करें इन इन इकोनॉमिक टर्म्स, सो वो सेटलमेंट्स जिन जिन आर्थिक क्रियाओं को संपादित करते हैं वो समस्त आर्थिक क्रियाएं जो हैं उनसे हायर ऑर्डर वाले जो सेटलमेंट हैं वो संपादित करते हैं, उसके साथ में कुछ और सर्विसेज वो देते हैं। फिर जब उनसे ऊपर वाले हैं वो अपने से निचले क्रम के अधिवासों की सारी सर्विसेज जो हैं वो तो देते ही देते हैं, उसके साथ कुछ और विशिष्ट सेवाएं भी प्रदान करते हैं। इस तरह से उन्होंने हायरार्की ऑफ सेटलमेंट्स की बात की थी। तो क्रिस्टोलर के जो कंट्रीब्यूशन है वो दोनों ही क्षेत्रों में, सेटलमेंट ज्योग्राफी में और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। और फिर हम देखते हैं कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी जर्मन स्कूल से बहुत कंट्रीब्यूशन आता है। हमने बहुत विस्तार से चर्चा की थी रेडजिल की, और रेडजिल में हमने देखा था कि किस तरह रेडजिल, जिसको एक तरह से हम फादर ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी की तरह देखते हैं, किस तरह से उन्होंने स्टेट को एक ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में लेकर अपना विमर्श दिया था। ठीक इसी प्रकार ज़लन और हाउशॉफर, ये दो और जर्मन विद्वान हुए थे जो जियोपॉलिटिकल स्टडीज़ के ऊपर समर्पित थे। इन्होंने जियोपॉलिटिक्स की स्टडी को आगे बढ़ाया। जेलन ने बेसिकली इसकी कंसेप्चुअल बिल्डिंग के अंदर योगदान दिया था, लेकिन आगे जाकर जब हम हाउशॉफर को देखते हैं तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी में जियोपॉलिटिकल ट्रेडिशन को आगे बढ़ाने वाला जो मेन विद्वान है वो हाउशॉफर है। और हाउशॉफर ही जर्मन्स के माइंडसेट को एक निश्चित डायरेक्शन में तैयार करता है, और उसी का ये परिणाम होता है कि पूरा विश्व जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के आगोश में आता है। तो कुल मिला के बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो जर्मन कंट्रीब्यूटर्स के द्वारा समृद्ध की गई। उनके कंट्रीब्यूशन से उन ब्रांचेस में बहुत सारी विषय सामग्री संबंधी उसमें वृद्धि हुई। उसके साथ साथ विषय जो है वो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के रूप में अपनी पहचान बनाने में धीरे धीरे सक्षम हुआ। और इसी जर्मन स्कूल को ये श्रेय जाता है कि इन्होंने एक तरह से भूगोल को ज्ञान की धारा के अंदर एक विशिष्ट धारा के रूप में स्थापित करने में सबसे
अहम योगदान प्रस्तुत किया था।